नेपाल में भीषण तबाही हुई है और ये सब कुछ हुआ है भूकंप और भूकंप का जो असर हुआ। कहा जा रहा है कि ग्लेशियर जो पिघलता है, ग्लेशियर जो टूटते हैं वो झील में जो तब्दील होता है, और झील में जब भूकंप का 4.4 जब भूकंप आया तिब्बत सीमा क्षेत्र में, तो उसका उसके हलचल से वहाँ जो मलबा जो था, झील के बगल का जो इलाका जहां से नदी निकलती है, वो मलबा अचानक वो विस्फोट कर गया। और वो धीरे धीरे अपना ही कह सकते 3,000 फीट काफी तेज स्पीड में वो 3,000 फीट नीचे आया, पूरे मलबा और कीचड़ पानी के साथ में। जो भाटे कोसी नदी है, जो वहां से नीचे त्रिशूली नदी, और त्रिशूली नदी से फिर पोइकी नदी है, फिर तातो पानी रिवर है, वहां पर फिर नीचे आप आइएगा तो वो फिर सोन सप्तकोसी नदी कहते हैं। और फिर वहां फिर आके हम लोग जब बिहार में जब उसकी एंट्री होती है तो उसे हम लोग नारायणी नदी करते हैं। नारायणी नदी के बाद गंडक नदी, और गंडक के बाद जो स्थिति बनती है वो गंगा में आके सोनपुर में मिल जाती है। तो हुआ क्या कि वो ग्लेशियर का दबाव और भूकंप हुआ, उसके बाद 9 बज रहा था, 8:30 9 सुबह का वक्त था। लोग को अचानक इसकी भयावहता का अनुमान लगाना अभी मुश्किल था, अचानक किसी को पता नहीं चला। और जो उस क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे थे, नदी किनारे रह रहे थे, उस एरिया में रह रहे थे, आपको याद होगा पहले भी केदारनाथ में घटना घटी थी, वो भी अपने मूल जो रास्ता था, पहले के रास्ता था, उस रास्ते में आ जाने के वजह से भयंकर प्रलय हुआ था पानी की। इतने बड़ा आप कह सकते हैं कि परमाणु विस्फोट जैसा होता उस तरीका का प्रेशर होता है। और इस बार भी यही हुआ कि पिछले बार केदारनाथ में और था, और इस बार जो मानसरोवर जो लोग यात्रा जो करते हैं, तिब्बत और चीन के इलाका में जो पड़ता है वहाँ कैलाश मानसरोवर, वहाँ के रास्ते में पड़ने वाले बहुत लोग इसके चपेट में आ गए। और जो भाटे कोसी नदी है ग्लेशियर के पिघलने से, और त्रिशूली नदी में जो जो बाढ़ का जो कहर हुआ, अचानक इतनी तेज रफ्तार में मलबा और पानी आया कि कई बड़े बड़े पुल, कहा जा रहा है 19 बड़े बड़े पुल और करीब 40 किलोमीटर जो सड़क नेपाल का है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है उसके उसके वजह से। उसके अलावे कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो तबाह, उसमें कई इंजीनियर मैंने उसमें काम कर रहे थे, सैकड़ों लोग, कहा जा रहा है कि 24 इंजीनियर और कर्मचारी, और उसके बाद किचन में काम करने वाले और बाकी सब जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, काफी लोग अभी लापता हैं। अभी तक इसका असर है कि हजारों लोग लापता हैं। खास करके जो पर्यटन का जो क्षेत्र नेपाल रहने की वजह से दुनिया भर के करीब 500 से अधिक पर्यटकों की सूचना है कि वो लापता हैं, जिसमें करीब 100-105 की संख्या में भारत के पर्यटक जो हैं वहाँ लापता है, वो ट्रेसलेस हैं। हालांकि एनडीआरएफ जो है वो और नेपाल का जो टीम है वो रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है। भारत ने भी सहयोग किया है, भारत की तरफ से भी पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ दवाइयाँ और खाद्य सामग्री प्लेन से भेज दिया गया है, एयरफोर्स विमान से भेज दिया गया है। बालेन शाह से खुद प्रधानमंत्री मोदी जी बात किए हैं, और वहाँ जो रेस्क्यू होना चाहिए वो चल रहा है। काफ़ी लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है, काफ़ी लोगों की मौत हो गई अभी तक। जो जब तक हम खबर बना रहे होंगे करीब सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। और काफ़ी लोग जब जो गायब हैं उसकी जब तक डेड बॉडी नहीं मिलता तब तक उनकी मौत की पुष्टि नहीं होती, लेकिन अभी भी काफ़ी संख्या में लोग अभी गायब हैं, ट्रेसलेस हैं। अभी तो बहुत लोग को पता भी नहीं है कि उनके लोग हैं। संपर्क बीच में जो सड़क संपर्क टूट गया, पुल का संपर्क टूट गया, इसलिए सीधे एयर के वजह से, एयर से ही आप जा सकते हैं वहाँ। जो रेस्क्यू कहा किया जा रहा है वो जो हेलीकॉप्टर है सेना का, नेपाल सरकार का, वो करीब 12-14 की संख्या में वो लगा हुआ है। लगातार रेस्क्यू जहाँ जहाँ से उन्हें समझ में आ रहा है, पता चल रहा है, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जान माल की क्षति कितनी हुई है उसका साथ साथ आकलन भी हो रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इससे आगे
इससे आगे जो बिहार में जब एंट्री इसकी हो रही है, तो आपको पता है बिहार में जो 3 नदियां हैं, गंडक, कोसी और गंगा, ये तीनों पर नेपाल में जब कुछ भी होता है पानी से जुड़ा हुआ किसी तरह के तूफान वगैरह आता तो उसका सीधा असर होता है। कोसी जो है, कोसी तो कहा जाता है कि बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी की भी स्थिति कैसी रहती है कहा, लेकिन उसके पहले गंडक जो जो बराज जो है वाल्मीकि नगर में, वो उसकी स्थिति पर सरकार नजर बनाए हुए है। और पूरे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो प्रधान सचिव, मुख्य सचिव जो है प्रत्यय अमृत और डीजीपी और पूरे जल संसाधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ वो लोग बैठक करके जो बैराज है वाल्मीकि नगर बैराज गंडक का, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ लोग पहुँच गए हैं और वहाँ नज़र बनाए हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो वहाँ नेपाल में जो नदियां हैं, नेपाल में जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर हम कह सकते हैं कि जो ग्लेशियर जो फटा है, और ग्लेशियर फटने के बाद जो वहाँ देवघाट है नेपाल में, तो देवघाट में कहा जा रहा है, नेपाल की सरकार जो कह रही है कि वहाँ 4.25 मीटर पानी ऑलरेडी रहता है और 3 मीटर पानी की और बढ़ने की वहाँ, अगर 3 मीटर और पानी बढ़ता है तो उसकी स्थिति बिहार में यहाँ असर पड़े। तो वहाँ पहुँचने में हम लोग जब हैं तो वहाँ देवघाट से भी बिहार की ओर पानी जो है काफी पहुँचे देवी, जिस हम लोग देर रात, हम कह सकते हैं कि देर रात बिहार की गंडक क्षेत्र में, गंडक बराज के पास पानी पहुँच गई होगी। और उसके बाद गंडक का जो बैराज है उसकी क्या स्थिति है उस पर लगातार यहाँ के जो जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर हैं वो लगातार नजर रखे हुए हैं। उसके अलावे जो उस क्षेत्र के, जैसे उससे जुड़ा हुआ जो इलाका जो है, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बगहा, बेतिया या फिर उधर मुजफ्फरपुर कह सकते हैं, फिर इधर अगर आइए मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, इसके बाद छपरा और वैशाली, ये जो उनका रूट है, गंडक का जो रूट है गंगा नदी तक आने में, तो वो रास्ते में जो मुजफ्फरपुर वैशाली का जो इलाका पड़ता है तो वो भी काफ़ी डेंजरस जोन में चला गया है। तो वहाँ के लोगों को लगातार जिला प्रशासन, 6 जिलों के जिला प्रशासन अलर्ट में है, मुनादी कराया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग सभी सुरक्षित स्थान पे जाएं और अपने जो ये स्थिति बनी है उससे लड़ने के लिए मैंने उससे निपटने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है, प्रशासनिक मदद भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि अगर गंडक बराज का पानी, अगर ऐसे तो उसकी कैपेसिटी है कि 3 लाख तक भी, अगर 2.5 से 3 लाख तक अगर वहाँ पानी अगर बढ़ जाता है तो उसको छोड़ने की व्यवस्था है जो कि धीरे धीरे किया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा अगर उस पर प्रेशर गंडक बराज पे अगर आएगा तो उस कंडीशन में पानी को जिस तरीके से नेपाल छोड़ रहा है उसी तरीके से यहाँ से भी छोड़ना पड़ेगा और उसका असर पटना तक हो सकता है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सोनपुर में गंडक का मिलन होता है गंगा से, और ये पटना से महज 10 किलोमीटर का रेंज, 10-12 किलोमीटर का रेंज है, जो एरियल डिस्टेंस से तो और कम ही होगा। वहाँ गंगा और गंडक का मिलन होता है, तो वहाँ पे गंगा ऑलरेडी अभी उपनाई हुई है, गंगा ऑलरेडी उपनाई हुई। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से फरक्का बराज है उसको खोलने के लिए उन्होंने कहा था, और सभी फाटक खोल दिए गए हैं क्योंकि गंगा का जो एरिया, फ्लड एरिया का जो है वो कम है। तो गंगा का जब जलस्तर कमेगा तो यहाँ के लोगों को राहत, लेकिन अभी ऑलरेडी खोलने के बाद भी यहाँ फ्लड की सिचुएशन बनी, और उस ऊपर से अगर गंडक का अगर पानी अगर इधर आता है, गंगा में मिलता है, और भी रौद्र रूप में, जिस तरीके से फ्लड वहां से आ रहा है, अगर उस कंडीशन में अगर, तो बिहार के लिए काफी भयावह स्थिति हो सकती है। दूसरी तरफ कोसी पर अगर इसका दबाव पड़ता है तो वो भी भयावह होगी, वो भी काफी गंभीर स्थिति हो सकती है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री से बात किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बालेन शाह जो नेपाल के प्रधानमंत्री, उनसे बात किए हैं, और जो मौजूदा जो सिचुएशन, मौजूदा जो हालात हैं उस पर नज़र है, जो कि
बनाए रखने के लिए सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जो स्थिति बनने वाली है कि अगर 8.5-9 मीटर से ज़्यादा अगर पानी अगर आ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि बिहार के लिए भयावह स्थिति हो सकती है। देवघाट से 4 घंटे 5 घंटे में गंडक बराज तक बिहार तक पानी है जो कि आएगी, वो आ गई है पानी। अब जो करंट जो स्थिति है वो ताज़ा अपडेट हम जिस समय वीडियो बना रहे हैं वो रात में हम बना रहे हैं घटना के बाद से। विजय चौधरी जो जल संसाधन पूर्व मंत्री थे वो भी अपनी बात कहें कि हम लोग अलर्ट मोड में हैं, सरकार अलर्ट मोड में है। लेकिन अब आज की गुरुवार की क्या स्थिति रहेगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो हालात जो बने हैं और जो आज त्रासदी नेपाल ने झेलना शुरू किया है या झेला है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि एक तो तिब्बत और जो नेपाल का सीमा है वो चीन से सटा हुआ है, और वो जो तिब्बत का जो क्षेत्र है और जो ग्लेशियर जो है वो उसका एरिया आप कह सकते हैं, तो वो एक तरह से चीन के नियंत्रण में, चीन के एरिया में है। तो चीन अगर समय रहते, अगर वो अलर्ट कर देता नेपाल को, 45-40 मिनट भी अगर समय मिल जाता, तो काफी जान माल का नुकसान जो था, पर्यटक को अलर्ट किया जाता। स्पेशल जो वार्निंग अलर्ट जो होता है देश में, वो अगर अलर्ट कर दिया जाता तो काफी लोग सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। लेकिन चीन की ये जो नीति है नेपाल और भारत के साथ, वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही वो गलत है। और वैसे तो अभी फिलहाल बालेन साहब बने थे, कहा जा रहा था कि वो उनकी दोस्ती चीन से बन रही थी और वो उनके साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो चीन जो है वो हमेशा कूटनीति करते रहा है, और आप सीधा सरल भाषा में कहें तो वो पीठ में छोड़ा भोंकने जैसा काम करते रहा है। लेकिन इस बार अगर नेपाल को मदद की जरूरत पड़ी तो बिन मांगे भारत ने उसे मदद किया। प्रधानमंत्री मोदी खुद बालेन शाह से बात कर और एयरफोर्स के विमान से उन्हें रसद और जो खाद्य सामग्री है और दवाइयां हैं, 10 टन दवाइयां वहाँ मैंने देर शाम ही वहाँ एयरपोर्ट पर, वहाँ काठमांडू एयरपोर्ट पर वहाँ पहुँचा दिया गया है। तो चीन की ये नीति जो है कहीं ना कहीं आज जो नेपाल जो भुगत रहा है, वो चीन का जो कूटनीतिक जो उसका जो धोखेबाजी वाला जो उसका जो व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं अगर वो समय रहते, ग्लेशियर फटने का भूकंप हुआ था, अगर वो अलर्ट कर देता नेपाल को, भारत को, तो ये काफी जान माल से, ये नुकसान से बचा जा सकता है। जो कि आज सैकड़ों की संख्या में भारतीय पर्यटक और इंटरनेशनल लेवल के कई, जापान के और कई, स्वीडन के और कई देशों के जो करीब 500 की संख्या में टोटल पर्यटक अगर वहाँ फंसे हुए हैं, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन अब हम लोग का पूरा जो ध्यान है खास करके बिहार में, इस अब नेपाल में जो होना था हो गया। लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि वो जो ग्लेशियर है और ऊपर जो मलबा जो है, पानी जो है, उसमें एक बार और उसी तरह का जो है फ्लैश फ्लड जो है वो आ सकता है। फ्लैश फ्लड के मतलब हुआ कि जो फ्लैश फ्लड इसका नाम दिया गया कि जो झील है उसमें अगर कोई पत्थर या हिम का पत्थर, बर्फ का पत्थर या कुछ भी अगर झटके से अगर गिरता है, जैसे भूकंप के वजह से गिरा, तो वो अगर सेकंड बार भी अगर कुछ और वहां जमा हुआ है, तो अगर सेकंड बार गिरे तो फिर और क्षति हो सकता है। तो वैसे भी लोग कहते हैं और कहा जा रहा है कि दुनिया का जब प्रलय होने वाला है तो इसका सबसे ज़्यादा क्षति पानी से ही पहले भी हुआ था और फिर हो सकता है पहले भी। देखिए, प्रकृति अपना रौद्र रूप जो है दिखा रही है। पहले केदारनाथ में जब अनियंत्रित होकर वहाँ निर्माण कार्य किया गया और जैसे तैसे किया गया, तो भगवान ने अपना रौद्र रूप दिखाया और देखिए उनका मंदिर बच गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के द्वारा वहाँ जो अनधिकृत रूप से, अवैध रूप से जो वहाँ निर्माण कार्य जो किया गया, उसका असर प्रकृति बर्दाश्त नहीं कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा कारण जो बन रहा है। और इस बार
कैलाश मानसरोवर जाने वाले और उसी के एरिया में ये फ्लैश फ्लड हुआ है। समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन, दैविक इंडिकेशन भी मिल रहा है कि प्रकृति हम लोगों से नाराज हो रही है। भारत के लोग या फिर देश दुनिया के लोग जो फंसे हुए हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर ही थे, सैकड़ों लोग, करीब 500 की संख्या में। वो भगवान के दरबार में ही आ रहे थे या जा रहे थे और उसी कंडीशन में वो फंसे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए कि जो आप अवैध रूप से नदियों का रास्ता रोक रहे हैं और बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट लगा रहे हैं, नदियों के बहाव को रोक रहे हैं, उसे मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रकृति बर्दाश्त नहीं कर रही है। और इसका असर अब दिखने लगा है। हमेशा चमोली में या फिर केदारनाथ में और अब यहाँ नेपाल में, यहाँ जिस तरीके से घटना हुई है, ये अपना प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लेकिन खैर फिलहाल हम लोग बिहार के लोग, अब बिहार के लोगों को अलर्ट रहना है, खास करके मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, बगहा, बेतिया का जो इलाका है, वाल्मीकि नगर का इलाका है, उन लोगों को हम कहेंगे कि आप लोग अलर्ट रहिए और अपनी जान की सुरक्षा करिए, अपने जान माल की सुरक्षा करिए। और सरकार तो आपको मदद कर ही रही है, सरकार का पूरा टीम लगा हुआ है, जिला प्रशासन आपकी मदद के लिए जुटी हुई है। लेकिन आप एक काम आप इतना जरूर कर सकते हैं कि जो नदी का जो आपका इलाका है, आपका जो जहाँ खतरा का इलाका है, वहाँ से आप दूर रहिए, नदी में बेवजह नहीं जाइए, वहाँ उस ओर जाने से भी परहेज करिए, क्योंकि इतना तेजी में वो बहाव आता है, पानी का सैलाब, इतने करंट इतना तेज होता है, इतना तीव्र गति होता है कि आपको 2 कदम चलने का भी मौका नहीं देता है। इसलिए आप लोग अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। हम इतना ही कहेंगे कि आप अपने जान माल की सुरक्षा करें। लेकिन हम लोगों को ये भी नहीं भूलना है कि चीन लगातार धोखेबाजी कर रहा है। चीन भारत के साथ भी धोखेबाजी करते रहा है, नेपाल के साथ भी धोखेबाजी किया। इस बार भी ये पता चल गया कि अगर वो समय रहते, अगर ये फ्लैश फ्लड जो ग्लेशियर की जो घटना और भूकंप के बाद की जो स्थिति वहाँ बनी थी, अगर वो समय रहते नेपाल को अलर्ट कर देता, भारत को अलर्ट कर देता, तो आज इतने जान माल की क्षति नहीं होती। और आज बिहार के लोग जो हैं आज एक खतरे में पड़ गए हैं। और हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं और प्रार्थना भी भगवान से करते हैं कि इस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए बिहार के लोगों को साहस और धैर्य दे। और हम सबों की एक जिम्मेवारी है कि हम लोग मैसेज सूचना के माध्यम से शारीरिक, चाहे जैसे भी जिस अवस्था में जितना भी मदद करने की आवश्यकता हो, नेपाल के लोगों को मदद करिए, या फिर बिहार में जो स्थिति बनने वाली है उससे निपटने के लिए हम लोग सभी लोग एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर और इस भीषण त्रासदी से निपटने की तैयारी भी करें। और आने के पहले जो बिहार में होने वाला है, या हो सकता है नहीं हो, ज़्यादा बेहतर है, और हो गया है तो उन्हें हम लोग मदद करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सभी लोग सुरक्षित रहें, एक दूसरे को मदद जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।